कहानी शुरू होती है सन 1988 से, जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डाइसू है, जो एक बिजनेसमैन होता है लेकिन ये शराब बहुत पीता है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसे अपने घर पर होना चाहिए था, पर ज़्यादा शराब पीने के चक्कर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर बाद उसका दोस्त पुलिस स्टेशन आता है और डाइसू को छुड़ा कर ले जाता है। रास्ते से डाइसू एक टेलीफोन बूथ से अपने घर अपनी बीवी से बात करता है। उसके बाद उसका दोस्त भी उसकी बीवी से बात करता है और उसका दोस्त जब फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद पीछे देखता है तो डाइसू वहाँ नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाइसू को एक कमरे में कैद कर लिया है। डाइसू नहीं जानता कि किसने उसे यहाँ कैद किया है, ना कोई उससे यहाँ मिलने आता है ना कोई बात करता है। आज डाइसू को यहाँ पूरा 1 साल हो गया है। कभी कभी इस कमरे में धुआं उठता है जिससे डाइसू बेहोश हो जाता है और इसके कमरे में 2 लोग आते हैं जो इसके कपड़े बदल देते हैं, बाल काट देते हैं और दाढ़ी भी बना देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाइसू को बेहोश करने के बाद 2 लोग इसके कमरे में आके एक गिलास और डाइसू के शरीर से कुछ ब्लड को निकाल के ले जाते हैं। डाइसू के कमरे में एक टीवी भी होता है। जब डाइसू टीवी देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी का खून हो गया है और उसके घर से डाइसू का खून और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि डाइसू 1 साल से लापता होने के बाद अपने घर गया और अपनी बीवी का मर्डर करने के बाद फिर गायब हो गया। अब वो अपनी बीवी के खून में वांटेड भी है। ये खबर सुनकर डाइसू टूट जाता है और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे यहाँ बंदी बना के रखा है वो नहीं चाहते कि डाइसू की डेथ हो, इसलिए वो उसे ठीक कर देते हैं। डाइसू इस कमरे में अकेला ये सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। वो अपनी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू कर देता है। उसमें वो सब कुछ लिखता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट में किस किस को तकलीफ़ पहुँचाई, किस किस को दुख पहुँचाया, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर वो कौन इंसान है जो उसे सज़ा दे रहा है। उसके दिमाग में कई सारे नाम आते हैं पर कोई भी सटीक नाम नहीं आता। डाइसू को यहाँ खाने में सिर्फ मोमोज ही दिए जाते हैं, उसके साथ चॉपस्टिक्स भी होती हैं। डाइसू ये सोच लेता है कि वो इन चॉपस्टिक्स की मदद से यहाँ पे सुरंग बना के यहाँ से भाग जाएगा। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। वो अपने हाथ में कुछ लकीरें भी खींच लेता है ताकि उसे पता चल सके कि उसे यहाँ कितने साल हो गए हैं। टीवी पर बॉक्सिंग देख देख के डाइसू शैडो बॉक्सिंग की मदद से बॉक्सिंग भी सीखता है। अब डाइसू के जीवन का एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना और जिसने उसे यहाँ कैद किया है उससे बदला लेना। आज डाइसू को यहाँ रहते रहते पूरे 15 साल हो गए हैं। जिस सुरंग को वो बना रहा था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अगले 1 हफ्ते में डाइसू यहाँ से भाग जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से डाइसू के कमरे में धुआं उठता है और डाइसू बेहोश हो जाता है। तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है और उसे हिप्नोटाइज करती है। वो डाइसू से कहती है कि कल्पना करो कि तुम एक घास के मैदान में हो। अगले पल ऐसा ही होता है। डाइसू को कोई एक सूटकेस में बड़े से घास के मैदान में फेंक के चला जाता है। डाइसू अपना घर जा सकता है, ना ही अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि उसके रिलेटिव डाइसू को अपनी पत्नी का कातिल समझते हैं। रास्ते में कुछ लफंगे डाइसू को लूटने की कोशिश करते हैं, पर डाइसू बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर करके बॉक्सिंग में बहुत अच्छा हो गया है। डाइसू उन सभी को धराशायी कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाइसू एक एक्वेरियम के बाहर बैठा है। तभी एक भिखारी वहाँ आता है और डाइसू को एक मोबाइल और एक पर्स देता है और कहता है मुझसे कुछ मत पूछना, और भिखारी वहाँ से चला जाता है। डाइसू जब पर्स खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। डाइसू इसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक यंग शेफ से होती है जिसका नाम मीडो है। मीडो डाइसू से कहती है कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचान लगता है। डाइसू भी मीडो से यही कहता है। कुछ देर बाद डाइसू को एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन उसी आदमी का होता है जिसने डाइसू को बहुत सालों से किडनैप करके रखा था। डाइसू पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम बताओ। डाइसू एक के बाद एक बहुत सारे नाम लेता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। डाइसू बोलता है कि कौन हो तुम? वो आदमी कहता है मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट है। ज़रा अपनी लाइफ को ध्यान से देखो। जब से स्कूल ख़त्म हुआ है और अब तुम्हारे होमवर्क का टाइम है। और हाँ, ये याद रखना, चाहे रेत का कण हो या पत्थर, दोनों पानी में एक ही तरह से टूटते हैं। डाइसू कहता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा था ना, क्यों किया तुमने ऐसा? उसके बाद वो आदमी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। खाना खाने के बाद डाइसू बेहोश हो जाता है और मीडो डाइसू को अपने घर ले आती है। घर ले जाने के बाद जब डाइसू को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसकी सारी डायरीज पढ़ रही होती है जो उसने कैद में रहने के दौरान लिखी थी। वो उस लड़की से वो सारी की सारी डायरीज छीन लेता है।
अब डाइसू मीडो के साथ पहले अपनी बेटी को ढूंढने अपने रिश्तेदारों में जाता है। वो उनके पास मीडो को रिपोर्टर बना के वहाँ भेजता है क्योंकि वो वहाँ खुद नहीं जा सकता। डाइसू के रिश्तेदार बताते हैं कि डाइसू की बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने उसकी माँ के डेथ के बाद अडॉप्ट कर लिया था और वो औरत मीडो को उसकी बेटी का एड्रेस और उसकी माँ की ग्रेवयार्ड का एड्रेस भी देती है। ये सुन के डाइसू और उदास हो जाता है और अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जिस आदमी ने उसे 15 सालों से किडनैप करके रखा था उसे ढूंढना और ख़त्म कर देना। अब मीडो और डाइसू एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसे याद आता है कि जो मोमोज वो 15 सालों से खा रहा था, अगर वो उस रेस्टोरेंट को ढूंढ ले तो हो सकता है कि वो उस जगह को भी ढूंढ ले जहाँ उसे कैद करके रखा गया था, क्योंकि चाहे जो भी हो वो उन मोमोज का स्वाद नहीं भूल सकता। उसे याद आता है कि एक बार कैद में खाना खाते वक्त उसके मुंह में कागज़ का टुकड़ा आ गया था जिसमें ब्लू ड्रैगन लिखा था। डाइसू उस शहर के सारे ब्लू ड्रैगन रेस्टोरेंट में जाता है और आखिर में उसे वो रेस्टोरेंट मिल ही जाता है जहाँ से वो मोमोज उस जेल में भेजे जा रहे थे। डाइसू डिलीवरी बॉय का पीछा करते करते उस जेल में पहुँच जाता है। वहाँ कुछ गुंडों को धराशायी करने के बाद डाइसू उस जेल के हेड को बहुत टॉर्चर करता है और पूछता है कि किसने उसे इतने सालों तक कैद करके रखा। दरअसल ये एक तरह की प्राइवेट जेल होती है जहाँ पर लोग पैसे देकर दूसरे लोगों को बंदी बना के रखते हैं। वहाँ का हेड डाइसू को ये बताता है कि जिस आदमी ने उसे बंदी बना के रखा था, मैंने उसके चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी है और उस आदमी ने तुम्हें इसलिए कैद करके रखा था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। और इसके बाद जब डाइसू वो रिकॉर्डेड कैसेट लेके वहाँ से निकल रहा होता है, तभी डाइसू के सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन डाइसू बॉक्सिंग में बहुत कुशल हो चुका होता है। वो उन सब लोगों को धराशायी कर देता है, बट इस फाइट में डाइसू भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। डाइसू उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और बाहर सड़क पर लड़खड़ा के गिर जाता है। वहाँ उसे एक आदमी सहारा देता है और एक टैक्सी में बैठा देता है और ड्राइवर को मीडो के घर का पता भी दे देता है। डाइसू बेहोशी की हालत में उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वो आदमी कहता है अलविदा ओ डाइसू। दरअसल डाइसू का पूरा नाम ओ डाइसू होता है और डाइसू समझ आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे 15 सालों से कैद करके रखा था। इसके बाद टैक्सी चल पड़ती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाइसू मीडो के घर पर है और मीडो ने उसकी मरहम पट्टी कर दी है। डाइसू उठता है और वो कैसेट जो वो उस जेल से लाया था उसे सुनता है। उसमें उस आदमी की आवाज़ होती है जिसने उसे इतने सालों से कैद करके रखा था और वो आदमी बोलता है कि किसी को सालों के लिए कैद पे रखना है पर ख्याल रहे कि वो पागल ना हो। और वो आदमी जो इस जेल का हेड होता है वो कहता है कि इसके लिए हमें उसके पानी में ड्रग्स मिला के देनी होगी, पर उसे कितने सालों के लिए रखना होगा। तो वो आदमी जो डाइसू को कैद करना चाहता है वो बोलता है कि 15 साल। जेल का हेड पूछता है कि क्या 15 साल, आखिर किया क्या है उसने। तो वो आदमी कहता है कि हाँ 15 साल, क्योंकि वो बोलता बहुत है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डाइसू अपने पुराने दोस्त जिसने शुरू में उसे जेल से छुड़वाया था उसके साइबर कैफ़े में जाता है और उससे पूछता है कि आखिर कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है। डाइसू का दोस्त कहता है कि उसे अपने दुश्मन अपने करीबियों में ढूंढना चाहिए। और इसके बाद वो मीडो का मेल आईडी चेक करते हैं और उसे एक मेल एवरग्रीन मेल आईडी से आया होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे ऊपर जो केस था अब तुम उस केस से आज़ाद हो। डाइसू को मीडो पर शक होता है और डाइसू घर जाके मीडो को बांध देता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम, क्या तुम ही ने ये सब किया है। मीडो कहती है कि कौन, मैं कुछ नहीं जानती। डाइसू पूछता है कि ये फिर एवरग्रीन कौन है। तभी डाइसू के मोबाइल पे उसके साइबर कैफ़े वाले दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि उसने एवरग्रीन की आईडी को ट्रैक कर लिया है जो है बिल्डिंग 7 रूम 407, जो कि डाइसू के बराबर वाली ही बिल्डिंग होती है। डाइसू भाग कर रूम 407 में जाता है तो उस रूम में एक आदमी होता है जिसका नाम लीवोजीन होता है और वो डाइसू को 5 दिन देता है और कहता है कि अगर तुमने ये पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें क्यों कैद करके रखा था तो मैं खुद को मार दूंगा, और अगर तुम पता नहीं लगा पाए तो मैं मीडो को मार दूंगा और हर उस औरत को भी मार दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। यह सुनकर डाइसू को बहुत गुस्सा आता है और वो लीवोजीन पर अटैक कर देता है। दरअसल डाइसू लीवोजीन को मारना चाहता है। तभी लीवोजीन उसे अपनी शर्ट खोल के दिखाता है और वो बताता है कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और मेरे दिल में पेसमेकर लगा है। दरअसल पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हार्ट की रेट को कंट्रोल किया जाता है और मैंने इसका रिमोट कंट्रोल बनवाया है ताकि मैं जब भी चाहूँ अपने हार्ट की रेट बंद कर सकूँ। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद क्यों किया। और इसके बाद लीवोजीन वहाँ से चला जाता है
और जाते जाते लीवोजिन डाइसू से कहता है कि तुमने मीडो को भी बांध के रखा था ना, और दरवाज़ा भी खुला छोड़ा है। डाइसू भाग के अपने फ्लैट में जाता है और वो देखता है कि वो आदमी जो उस जेल का इंचार्ज है उसने मीडो को बांध के रखा है और उसके साथ उसके कई साथी हैं। वो आदमी डाइसू को टॉर्चर करना चाहता है, पर जैसे ही वो डाइसू को टॉर्चर करने वाला होता है तभी उस आदमी को एक कॉल आता है और ये रुक जाता है। तभी दरवाजे पर लीवोजिन का आदमी आता है और एक पैसों से भरा ब्रीफकेस इसी जेल के इंचार्ज को देता है और कहता है कि डाइसू को छोड़ दो। हालांकि ये आदमी डाइसू को नहीं छोड़ना चाहता, पर पैसों के लालच में वो आदमी डाइसू को छोड़ देता है। जाते जाते डाइसू उस इंचार्ज से कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा जिससे तुमने मीडो को छुआ, लेकिन वो आदमी कहता है व्हाट अबाउट माई टंग, और ये डाइसू और मीडो को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। अब डाइसू और मीडो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं ताकि इन्हें कोई ना ढूंढ पाए। ये दोनों आपस में काफ़ी क्लोज भी आ चुके हैं। डाइसू ने बहुत समय बाद कुछ अच्छा फील किया होता है। डाइसू खुश है और ये दोनों आपस में फिजिकल भी हो जाते हैं। रात को इनके कमरे में फिर वही धुआं उठता है जो जेल में उठा करता था। मीडो और डाइसू बेहोश हो जाते हैं। तभी लीवोजिन वहाँ पे आता है और उनके कमरे में एक गिफ्ट बॉक्स रख के चला जाता है। सुबह जब डाइसू की आंख खुलती है तो वो गिफ्ट बॉक्स देखता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक कटा हुआ हाथ होता है और ये उसी जेल इंचार्ज का होता है जिसे डाइसू ने कहा था कि मैं तेरा हाथ काट दूंगा। डाइसू सोचता है कि लीवोजिन को कैसे पता चला कि मैंने कहा था कि मैं उसका हाथ काट दूंगा। हो ना हो शायद लीवोजिन ने मेरे शरीर या कपड़ों में या जूते में कहीं ट्रांसमीटर फिट करके रखा है जिसकी मदद से उसे मेरे बारे में सब पता चल रहा है। और डाइसू जब अपने जूते चेक करवाता है तो उसमें सच में एक ट्रांसमीटर होता है और डाइसू उस ट्रांसमीटर को निकलवा देता है। इसके बाद डाइसू मीडो के साथ अपने दोस्त के साइबर कैफे जाता है जहां वो एवरग्रीन नाम से बहुत सारी साइट्स चेक करता है और तभी एक वेबसाइट का नाम आता है जिसका नाम होता है एवरग्रीन्स ओल्ड बॉयज़ द सैंगकोंग हाई स्कूल, और ये वही स्कूल होता है जहां पर डाइसू पढ़ा करता था। इसके बाद डाइसू और मीडो उसी स्कूल में जाते हैं और सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और रिकॉर्ड्स में लीवोजिन का नाम सामने आता है। हालांकि अभी तक इसे उस इंसान का नाम नहीं पता होता जिसने इसे इतने सालों से कैद करके रखा होता है, जबकि वो उससे मिल चुका है, पर रिकॉर्ड्स में कहीं भी लीवोजिन की कोई फ़ोटो कोई डिटेल्स नहीं होती हैं। डाइसू अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या वो लीवोजिन को जानता है। उसका दोस्त कहता है नहीं। फिर डाइसू कहता है कि क्या तुम ली सुआई को जानते हो। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ, वो तो हमारी ही ग्रेड में थी, पर वो तो मर गई थी क्योंकि उसने एक डैम में कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो डाइसू कहता है कि अजीब है ना, उसकी एक भी फ़ोटो यहाँ नहीं है। डाइसू उससे पूछता है कि वो कैसी लड़की थी। तो उसका दोस्त कहता है कि वो एकदम कैरेक्टरलेस लड़की थी, काश मैं भी मज़े ले पाता। वहीं उसी कैफ़े में लीवोजिन भी होता है और वो उसकी दोस्त की सारी बातें सुन रहा होता है और उन बातों को सुन के लीवोजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके दोस्त को मार देता है और डाइसू को बोलता है कि मेरी बहन कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी और तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी। और अब डाइसू को पूरी कहानी याद आ जाती है कि कैसे उसने लीवोजिन और उसकी बहन को इंटीमेट होते हुए देख लिया था, और जब वो उस स्कूल को छोड़ के जा रहा था तो उसने ये बात अपने दोस्त को बताई थी। हालांकि उसने ये भी बोला था कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन उसके दोस्त ने ये बात पूरे स्कूल में बता दी थी। डाइसू की गलती इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसे 15 सालों तक जेल में बंद करके रखा जाए, पर लीवोजिन का मानना था कि चाहे रेत का कण हो या पत्थर, दोनों पानी में एक ही समान टूटते हैं। यानी चाहे गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है। और उसने आत्महत्या 5 जुलाई को की थी, इसलिए लीवोजिन ने उसे 5 जुलाई तक का वक्त दे रखा था। मीडो कहती है कि अब तुम्हें वजह पता चल चुकी है और हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए जहाँ पर लीवोजिन हमें ना ढूंढ पाए। पर डाइसू कहता है कि बदला लेना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। अब डाइसू मीडो को उसी आदमी के पास छोड़ देता है जहाँ वो खुद 15 सालों से कैद था, ताकि लीवोजिन मीडो को ना ढूंढ पाए। और ये आदमी अब लीवोजिन का दुश्मन भी है क्योंकि लीवोजिन ने इसी आदमी का हाथ काटा है। और इसके बाद वो लीवोजिन से मिलने उसके पेंट हाउस में पहुँच जाता है। लीवोजिन कहता है कि आखिर तुम्हें याद ही आ गया ना। डाइसू कहता है कि मेरी मेमोरी मिटा के मुझसे कहना कि सच्चाई पता करो, ये ठीक नहीं था। मैं जीत गया तो जैसा तुमने वादा किया था अब मर के दिखाओ। लीवोजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हिप्नोटाइज करके रखा गया था इसलिए तुम वो दिन भूल गए। पता है तुम्हें याद क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम बस भूल गए और कुछ भी नहीं। तुम्हारी अफवाह इतनी फैल गई कि लोग कहने लगे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है
और वो भी इस पर यकीन करने लगी थी। उसके पीरियड बंद हो गए और उसका पेट फूल गया था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारी बात ने उसकी ये हालत कर दी थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। डायसू लीवोजिन से कहता है कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। और हाँ, उसकी मौत 5 जुलाई को हुई थी ना, तो ये फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। और वो लीवोजिन को उसकी बहन के डैम के सामने 5 जुलाई को क्लिक की हुई फ़ोटो दिखाता है। लीवोजिन कहता है कि तुम्हें पोस्ट हिप्नोसिस के बारे में तो सुना है ना। पोस्ट हिप्नोसिस में तुम किसी के भी दिमाग में कुछ भी डाल सकते हो। हमने तुम दोनों को भी हिप्नोटाइज़ किया। तुम और मीडो जो आज एक दूसरे के करीब आए हो, वो इसी पोस्ट हिप्नोसिस का नतीजा है। एक शब्द अगर आपको प्रेग्नेंट बना सकता है तो दूसरा प्यार भी करा सकता है। तुम दोनों ने हिप्नोसिस को बहुत ईजिली एक्सेप्ट किया। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। तुम्हारा सवाल था कि मुझे 15 सालों तक क्यों कैद किया गया, जबकि तुम्हारा सवाल होना चाहिए था कि लीवोजिन ने डायसू को कैद करने के बाद क्यों छोड़ा। और इसके बाद लीवोजिन डायसू को एक बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स के अंदर एक फ़ोटो एल्बम होती है। जब डायसू उस फोटो एल्बम को देखता है तो उसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। और जैसे जैसे वो एल्बम के पन्ने पलटता है तो उसकी बेटी बड़ी होती जाती है। और जब वो उसका आखिरी पेज देखता है तो मीडू ही उसकी बेटी होती है, जिससे वो आज प्यार करता है, जिससे उसके आज फिजिकल रिलेशन है। ये सब देखने के बाद डायसू आग बबूला हो जाता है। वो लीवोजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन लीवोजिन का साथी जिसका नाम हान है वो बीच में आ जाता है और डायसू को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हान अब डायसू को मारना चाहता है, लेकिन लीवोजिन ऐसा नहीं चाहता और हान को गोली मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डायसू मरे। इसके बाद डायसू लीवोजिन से कहता है कि मीडो को तो नहीं पता ना इसके बारे में। लीवोजिन कहता है कि तुमने मीडो को वहाँ क्यों छोड़ा, क्या तुम समझे नहीं, वो एक ट्रैप था जिसमें तुम फंस गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसका हाथ काटा तो मेरा दुश्मन बन गया। उसकी नई जेल देखी थी ना, वो मैंने ही उसे उसके हाथ के बदले गिफ्ट की थी और वो मेरा ही आदमी है। उसके बाद डायसू मीडो को फ़ोन करता है। मीडो कहती है कि मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है और ये लोग मुझे उसे खोलने के लिए बोल रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही बॉक्स होता है जैसा डायसू ने खोला होता है। डायसू उसे कहता है कि उस बॉक्स को मत खोलना, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी को ये पता चले कि उसके पिता के साथ नाजायज़ संबंध है। वो कहता है कि मैं कुछ ही देर में वहाँ आ रहा हूँ, तुम उस बॉक्स को मत खोलना। और डायसू फ़ोन काट देता है। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद डायसू अपने घुटनों पर गिर जाता है और वो लीवोजिन से कहता है कि कभी मीडो को ये बात मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अगर तूने ये बात मीडो को बताई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल डायसू बिल्कुल टूट जाता है और लीवोजिन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तेरा कुत्ता बन के रहूँगा। और डायसू लीवोजिन के जूते भी चाटता है, लेकिन लीवोजिन को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और उसे हंसी आती है। उसने अभी डायसू की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करी। वहाँ पर एक कैंची भी रखी होती है जिससे डायसू अपनी ज़बान काट लेता है। और लीवोजिन फ़ोन करके अपने आदमी से कहता है कि मीडो को बॉक्स खोलने मत देना। और डायसू के कान में कहता है कि अब मेरे लिए जीने का क्या मकसद। और वो खड़ा हो जाता है, तभी उसके जेब से हार्ट के पेसमेकर को बंद करने का रिमोट गिर जाता है। डायसू उस रिमोट को उठा लेता है और वो बटन दबा देता है, लेकिन ये उसके हार्ट के पेसमेकर का रिमोट नहीं होता और लीवोजिन वहाँ से निकल जाता है। और जब लीवोजिन लिफ्ट में होता है तो उसे वही लम्हा याद आता है जब उसकी बहन पानी में कूद रही होती है और लीवोजिन ने उसका हाथ पकड़ा होता है। लीवोजिन उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता, पर उसकी बहन कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो पर मुझे याद रखना, और वो पानी में गिर जाती है। लीवोजिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को शूट कर लेता है। काफ़ी दिनों बाद डायसू उस लेडी को ढूंढ लेता है जिसने उसे हिप्नोसिस किया था और वो उस लेडी से कहता है कि मेरी सारी यादें मिटा दो ताकि मुझे कुछ भी याद ना रहे। वो लेडी कहती है मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तुम्हारी आखिरी लाइन ने मेरा दिल छू लिया। दरअसल डायसू ने सब कुछ लिख कर दिया होता है क्योंकि वो अब बोल नहीं सकता। और लास्ट लाइन में ये लिखा होता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं तो क्या मुझे जीने का हक नहीं। और वो लेडी उससे कहती है कि हिप्नोसिस गलत भी जा सकता है और तुम अपनी सारी यादें खो सकते हो, क्या तुम्हें मंजूर है। और डायसू हाँ करते हुए अपना सर हिला देता है और वो उसे हिप्नोसिस कर देती है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि डायसू वहीं बर्फ़ पे पड़ा हुआ है और मीडो उसे ढूंढते हुए आती है और उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है आई लव यू ओ डायसू। और डायसू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कान धीरे धीरे दर्द में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि डायसू को अभी भी सब याद है। इसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।
ये बहुत ही शानदार कोरियन फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी सन 2003 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस फिल्म का बजट था $3 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी $15 मिलियन।